हेलो गाइज, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पीछे के लेक्चर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है ना, उसको हमने पढ़ लिया। कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए देखते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि एक +16 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज रखा गया और किसी एक पॉइंट पर -9 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज रखा गया ना। दोनों को 8 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लेस होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले बीच में चेक कर लेते हैं कि क्या किसी पॉइंट पे बीच में ऐसा होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या रखते हैं, एक हम लोग टेस्टिंग चार्ज रखते हैं ना। ये क्या करेगा भाई, ये टेस्ट करेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। ओके, देखो तो क्या करोगे जब, तो हमने बताया था टेस्टिंग चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पिछले लेक्चरों में आपको बताया गया है। ओके चलो, जब ये बताया गया है तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लीजिए +16 माइक्रोकुलाम के कारण जो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स लगाएगा तो यह इसको रिपेल करेगा। ठीक, अच्छा अब मान लो ये -9 के कारण क्या होगा, -9 के कारण ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, मीन्स E2 का भी डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। अब ये समझो कि जब E1 और E2, जब E1 का डायरेक्शन भी इधर ही हो और E2 का भी डायरेक्शन इधर ही हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो जाए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू 0 होगा? तो आपका आंसर होगा नो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एक ही डायरेक्शन में हो तो 0 हो सकता है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि बीच में ना, इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसे समझो कि जब एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो तो इसके बीच में कभी भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मींस वी कैन से दैट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges never the net electric field be 0। ये बात समझ में आ गया ना। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसके बीच में, उसके बिटवीन ना, उसके बीच में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लोगे तो उसके बीच में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेक करने जाओगे ना, वो आपको डायरेक्शन हमेशा एक ही मिलेगा। ऐसा सब चेक कर लो। जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यूँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, या तो मैं अभी यहाँ बता दे रहा हूँ ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक भाई, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा ना। मतलब अगर दोनों प्लेट के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव के बीच की बात किया जा रहा है तब, तो ऐसे समझो जब भी आप समझना कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो तो समझना उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अच्छा, इतना बात समझ में आ गया। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? आइए चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर चेक करो। मान लो अगर टेस्टिंग चार्ज आप यहाँ पर रखते ना, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज होगा ये इसको, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि टेस्टिंग चार्ज मुझे पता है मैंने पॉजिटिव होता है, ये इसको रिपेल करेगा। यह E1 का डायरेक्शन ये हो गया और ये क्या हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन ये हो जाएगा ना, क्योंकि यह इस चार्ज को नेगेटिव वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा इसको। तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसको रिपेल कर जाएगा ना, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और 16 वाला इसको रिपेल करेगा ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तभी इस बात की संभावना बनेगी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। उसी प्रकार फोर्स के लिए यही पढ़े थे। कूलॉम्स लॉ में जब आपको पढ़ाया था तो याद होगा ना, जब मैंने बताया था कि जब फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बनता था
तो हम लोग देखते हैं कि नेट फोर्स कहीं पर तब जीरो हो सकता था, लेकिन जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात देखो, इसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ना, इसको ये हाथ भी धकेला है और ये भी धकेला, दोनों धकेलना है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये इसको इधर धकेले धकेलोगे, ऐसा हो सकता है ना कि जीरो हो सकता है। ओके, अब इधर चेक कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब यहाँ पर मैं क्यू नॉट रख के चेक कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पर रख के चेक करो तो देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव रखते हो ना, ये बस एक हाइपोथेसिस होता है भाई ना, बस हम लोग इस बात को चेक करने के लिए। तो देखो ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब E2 का डायरेक्शन कुछ U हो जाएगा, और इसके कारण मैं E1 कह रहा हूँ तो E1 डायरेक्शन ये इसको क्या करेगा, प्लस है AB प्लस इसको रिपेल कर जाएगा, इसका डायरेक्शन U हो जाएगा ये। तो E1 और E2 का यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है और यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है, तब क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मेरा आंसर होगा कि नो। इन दोनों जगहों में से एक ही ऐसा प्लेस मिलेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अब मैं बताता हूं कहां पर होगा। ऐसे समझो कि यहां पर मजबूत वाला कौन है, ए वाला मजबूत है, ए वाला वीक है भाई। माइनस मतलब 9, माइनस को मत समझो आप, ये -9 मतलब माइक्रोकुलाम है, ये 16 है ना। तो जब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे से स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, जब घटेगा तो बढ़ेगा। जब इसके पास रहेगा तो इसका तो मजबूत हुआ, और इससे तो बहुत, एक तो बेचारा कमजोर है ना, 9 है, और इससे काफी दूर हो जाएगा। जब इससे दूर हो जाएगा इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए बहुत वीक रहेगा। मतलब ये E1 जो होगा, सॉरी जो E2 होगा ये बहुत ज्यादा वीक होगा, और ये जबकि क्या होगा इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि E1 हमेशा भारी पड़ेगा। इसका मतलब इधर कभी भी कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर लेकर आओ, अब -9 वाले के पास में लेकर आप आओगे ना, अब ये कहेगा हाँ अब बराबरी का मुकाबला होगा। भाई कमजोर है लेकिन इसके पास में है, और ये मजबूत था तो इससे थोड़ा दूर में है ना, तब यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे ना कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो सकता है। अब देखो ये 8 सेंटीमीटर पर है भाई। मान लो कि इस -9 कूलम वाले चार्ज से 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई टेस्टिंग चार्ज रखा, हम जहाँ पर चेक करेंगे ना। तो E1 के लिए यह E1 के लिए मतलब क्या, E1 इससे लगा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो यह हो जाएगा 8 + x हो जाएगा भाई। ये बात समझ में आ गया, ये डिस्टेंस कितना होगा 8 + x हो जाएगा। E1 की वैल्यू आप निकाल लो, E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता था KQ/r²। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करके रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे 16 माइक्रो कूलाम को क्या रखेंगे, 16 × 10⁻⁻6 कूलाम रखेंगे। ठीक है, अच्छा 8 सेंटीमीटर है तो इस कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यक्स को उसी प्रकार से, यक्स सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा x = x × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू पुट की जाएगी। तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, E1 की वैल्यू हो गई Q कितना भाई, Q 16 मान ले लो, यह हो जाएगा 16 × 10⁻⁻6 कूलाम अपन r। ये डिस्टेंस कितना हुआ इसके यहाँ से 8 + x, तो हो जाएगा 8 + x ऐसे हुआ। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में करोगे तो -2 करोगे, और इन सब का स्क्वायर होगा ना, ये r का स्क्वायर होता है। ये E1 की वैल्यू हो गई। अच्छा, तो E2 वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी सिंपल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, केवल x है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, मैंने कहा था ना साइन मत रखिएगा, 9, क्या हो गया 9 डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर हो गया। ठीक, सॉरी x नहीं रखो, कितना x, ये भी 10⁻⁻6 रखोगे, और ये कितना 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर रखोगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर जब नेट वैल्यू जीरो हमको चाहिए तो E1 और E2 बराबर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब अगर नेट जीरो चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा कि E1 और E2 क्या होगा, बराबर होगा, तभी वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ओके, देखो तो E1 की वैल्यू कितना, E1 की वैल्यू ये रहा
इंटू 16 इंटू 10 के पावर -6, सही है, अपान ये हो गया कितना 8 प्लस x, अलग अलग मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, अब इसका स्क्वायर करो कितना 10 के पावर -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया k, ये कितना हो गया भाई 9 इंटू 10 के पावर -6 अपान ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे 10 के पावर -2 का कितना हो जाएगा 10 के पावर -4 हो जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया और k से k कैंसिल हो गया और 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे ये बच गया कितना 16 अपान 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 अपान 8 प्लस एक्स ना, या तो ऐसे लिख दो इसको लिख सकते हो 4 अपान 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो प्लस माइनस के रूप में जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अपान 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपान एक्स हो जाएगा, ये तो पता ही होगा आपको ना कि प्लस माइनस कैसे आता है। चलो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं, एक बार माइनस लेके, बहुत अच्छे। 4 अपान 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x हो गया यार, जब प्लस लेके सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और प्लस 3x ये हो जाएगा, निकालो इधर, ये 3x इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट करो कितना x बचेगा इक्वल 24। अब x किस में था, केवल सेंटीमीटर में था, ध्यान दीजिएगा x क्या है, x आपका ये सेंटीमीटर में हमने लिया था ना, तो 24 सेंटीमीटर में हो गया। अच्छा अब चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप, एक जब माइनस लेके सॉल्व करोगे तो एक बार और वैल्यू सॉल्व होगी ना, माइनस लेके सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 4 अपान 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3/x हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -24 - 3x, इधर लेकर आओ इसको, कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू -24, x इज इक्वल टू -24 अपान में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लोगे क्योंकि ये अभी कह रहा है कि और इधर लेकर आओगे तो ये पॉसिबल नहीं है केस ना, पॉसिबल केस क्या है भाई, ये आपका 24 वाला पॉसिबल केस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। उतार लीजिए इसको, उतारिए, चलिए भाई नोट कर लिए, नोट हो गया 1 2 3, नोट कर लिया आप लोग। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है ना, और इसके चारों पॉइंटों पर चार्ज रखे गए, मान लीजिए +q यहाँ पर है, +q यहाँ पर है -q, यहाँ पर है -q, ठीक है। इस स्क्वायर के सेंटर पर हमको पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नेट ई निकालना है एट द सेंटर, ओके। इस स्क्वायर के सेंटर पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि कितनी होगी, और इसका जो साइड दिया है हमको क्या दे रखा है ए, स्क्वायर का जो सब साइड है भाई, तो स्क्वायर तो बराबर सब साइड होगा ही होगा ना, ए दिया है। चलिए अच्छा अब देखो, अगर यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज रखोगे ना, यहाँ पर कोई नाम दे दूँ मैं, ये मान लीजिए हो गया A B C और ये D हो गया, ठीक है। यहाँ टेस्टिंग चार्ज रखोगे जब Q0 रखोगे तो क्या करेगा, ये इसको ऐसे ना, ये इसको क्या कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, E1 मान लीजिए इसको, ये कितना हो गया भाई, ये पॉजिटिव यहाँ पर रखोगे टेस्टिंग चार्ज Q0 तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसको रिपेल कर रहा होगा, ये जिसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अच्छा अगर C के कारण अगर देखूँ, ये जो C होगा तो ये इसको क्या कर, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ ना, और मैंने ये भी बताया आपको पीछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, तो पॉजिटिव ये चार्ज पॉजिटिव इधर, नेगेटिव तो इधर होगा, तो इसी का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा,
मतलब ये और इसी की डायरेक्शन सेम टू सेम मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर एक पॉजिटिव इस पर देख रहे हो पॉजिटिव है तो ये क्या कर रहा होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर रहा होगा। अगर मैं इधर देखूं तो क्या करेगा, ये बी ए पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा ई बी ए डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है भाई। और डी पर क्या ये निगेटिव तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ई डी का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो आइए वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखो ये मान लीजिए डिस्टेंस सपोज करिए कि डिस्टेंस आपका क्या है आर है, ए भी आर है, ये सब डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ओ से लेकर ए, ओ से बी, ओ सी, ओ डी ना, सब डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर है। मान लीजिए लेट ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस क्या दिया है हमको आर दिया है। अब देखो जब स्क्वायर है तो अब स्क्वायर में आप जानते हो कि रोम्बस और स्क्वायर में ऐसा होता है जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल बन गया तो देखो अगर कोई राइट एंगल होगा तो अगर ये सपोज करो आर है, ए आर है, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हमको मिलेगा, किसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलो तो अब देखो अब हम वैल्यू निकालते हैं, ई ए की वैल्यू निकालते हैं। ई ए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होगा वैल्यू। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ई बी भी होगा, उतना ई सी भी होगा, उतना ई डी भी होगा, सारी के सारे वैल्यू बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, आप कहोगे सर जी नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ रहा है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन से यहाँ मतलब हमें डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। तो मान लेते हैं ई ए, ई बी, ई सी और ई डी सब सेम है, तो मान लेते हैं ये क्या होगा, ये एक ई लगाएगा, ई फोर्स लगा रहा है ना, मतलब क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पर दो फोर्स, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई बी है और एक ई डी है, लेकिन दोनों क्या है सेम है। तो मान लेते हैं कि एक इसके कारण एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई वन के कारण क्या बन जाए, जो ई वन होगा वो बनेगा ई बी प्लस ई डी बनेगा ना। तो ई वन ई बी कितना है, ई बी भी यही होगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपान आर स्क्वायर बनेगा। तो ई वन की वैल्यू कितनी हो गई 2k क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा ना। और आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो रहा था, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही थी ए स्क्वायर बाई 2 हो रही थी। क्या हो रही थी भाई ए स्क्वायर बाई 2। तो क्या आर स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा ई वन की वैल्यू हो जाएगी 2k क्यू अपान ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 4k क्यू अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। तो सेम इसी प्रकार से मान लीजिए क्या हो जाएगा E2 भी इसी प्रकार से आ जाएगा, E2 की वैल्यू लोगे तो हो जाएगा या क्या हो जाएगा E2 मान लीजिए E A इसी कारण E A प्लस E C के कारण जो वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया E2 भी इतना ही आएगा सेम टू सेम 4k क्यू बाई ए स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो अब ऐसे समझो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इधर लग रहा है E1 और इधर क्या लग रहा है भाई E2, इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आप नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे ना, इस पर लग रहा है क्या, ये इस पर जो बना है E1 बना, इस पर क्या बना, हमने कह दिया कि ये दोनों EB और ED मिलके E1 बन गया, EA और EC मिलके हमने क्या नाम दे दिया कि E2 बन गया ना, E1 और E2। तो अब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर आ रहा होगा बीच में ना E नेट। तो E नेट कैसे निकालेंगे हम लोग अगर E नेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, E नेट कैसे निकाला जाएगा, ये हो जाएगा रूट में क्या होता है, ये होता है आपका E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 का कितना डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर का डायगोनल, तो ये कितना हो जाएगा cos 90। और cos 90 वैल्यू कितनी होती है भाई 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या,
बचा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये बच गया क्या, ये बच गया आपका E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बच गया। ठीक, तो E1 की वैल्यू कितना है, E1 की वैल्यू है, ये है 4KQ/A का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू भी क्या है 4KQ/A का स्क्वायर है। कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 8KQ/A का स्क्वायर। ठीक, तो बाहर कितना निकलेगा, बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 2√2 के अंदर KQ/, में बचेगा या ये बच जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर ले दिख रहा है कि नहीं सही कैमरे में, बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ साफ ठीक है। चलिए साफ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती हो रहा है ना। देखिए यहाँ E1 का जब स्क्वायर करोगे तो E1 4 है, यार 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, ये गड़बड़ थोड़ा हो गया ना, सही कर लो। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16K का स्क्वायर Q का स्क्वायर अपान में A का स्क्वायर कितना हो जाएगा A⁴ हो जाएगा ना, प्लस ये भी हो जाएगा सेम टू सेम K 16K स्क्वायर Q स्क्वायर अपान में A⁴ हो जाएगा। कितना बचा, ये हो जाएगा रूट में 32K स्क्वायर Q स्क्वायर अपान में A⁴ तो कितना निकल कर आएगा, तो हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा 4√2, ये हो गया, K बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आ जाएगा और A इसमें से कितना बाहर निकलेगा, A² बाहर निकलेगा, तो ये A² हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। अब साफ साफ दिख रहा है, नोट कर लो।